दोस्तों आज हम सुनाने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी की दूसरी कहानी, जिसका शीर्षक है पति कौन। राजा विक्रम दोबारा से बेताल को अपने कंधे पर लेके जाते हैं और बेताल अपनी कहानी शुरू करता है, जिसका शीर्षक है पति कौन। कहानी कुछ इस प्रकार है। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था, जिसका राजा था गणाधीप नाम का एक राजा था। उसी नगर के अंदर केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था, जो कि बहुत ही जप तप किया करता था। उसकी एक बेटी थी मालती नाम की, जो कि बहुत ही सुंदर सुशील थी और शादी की उम्र की हो चुकी थी। तो उस लड़की के पिता, माता और भाई तीनों को उसके लिए योग्य वर की तलाश थी और तीनों उसके लिए इस चीज़ के लिए चिंतित रहा करते थे। तो जब एक बार ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में जाता है, लड़का कहीं, जो लड़की का भाई है लड़का, वो कहीं अपने पढ़ाई के लिए जाता है। तो जब वो लड़की मालती और उसकी माता वो अकेले रहते, तो एक ब्राह्मण लड़का उनके घर पर आता है और उसको देखते ही जो ब्राह्मणी है वो देखती कि ये लड़का मेरी बेटी के लिए बिल्कुल योग्य रहेगा और बिल्कुल सही रहेगा। तो वो उस लड़के को बोल देती है और वचन देती है कि तुम ही मेरी बेटी के पति बनोगे। ऐसे ही जब वो ब्राह्मण था, वो जो यजमान की बारात में गया था, वहां भी उसे एक लड़का मिलता है, तो वो उसको वचन देता है कि तुम मेरी बेटी के पति बनोगे। जो भाई था वो पढ़ने के लिए गया था, उसको वहां पर एक योग्य वर मिलता है, योग्य लड़का मिलता है, तो वो उसको वहां वचन देता है कि तुम मेरी बहन के पति बनोगे। तो इस तरह से तीनों जने अपनी वो मालती के लिए 3 अलग अलग लड़कों को वचन देते हैं। तो होता यह है कि जब पिता आते हैं उस लड़के के साथ में और भाई उस लड़के के साथ में आता है, तो दोनों के दोनों देखते हैं कि यहाँ पर तो ऑलरेडी एक लड़का है। तो अब वहां पर 3 लड़के हो जाते हैं और लड़की एक ही है मालती। तो कंफ्यूजन होता है और तीनों लड़के एक दूसरे से झगड़ा करने जाते हैं कि नहीं, इसका पति तो मैं बनूंगा। तो ये झगड़ा चल ही रहा होता है कि एक सांप आता है और आके उस लड़की को काट लेता है, और जैसे ही उस लड़की को काटता है मालती को, वैसे ही वो लड़की वहीं पे मर जाती है। तो तीनों लड़के, भाई और पिता, वो आसपास किसी औषधि के लिए और किसी औषधि राज को किसी को बुला के लाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, लड़की मर ही जाती है। तो फिर उसको लेकर वो शमशान में जाते हैं सबके सब और लड़की को जला देते हैं। तो तीनों में से जो एक लड़का था वो उस लड़की की हड्डियां लेकर और योगी बनकर जंगल में चले जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है वो उस लड़की की जो शमशान से जो उसकी राख मिलती है, उस राख को लेकर वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लग जाता है। और जो तीसरा लड़का होता है वो योगी बनकर दूसरे राज्यों की यात्रा करने के लिए निकल जाता है। तो जो तीसरा लड़का है वो दूसरे राज्य की यात्रा करते करते एक नगर में पहुंचता है और वहां एक ब्राह्मण के घर जाता है खाना खाने के लिए। तो वहां जैसे ही उसको उस घर की जो ब्राह्मणी थी वो खाना पकड़ाती है, तो लेकिन बीच में जो उस ब्राह्मणी का लड़का होता है वो उसको बार बार में तंग करता है। तो इतना तंग करता है कि उस ब्राह्मणी को गुस्सा आता है और उस लड़के को लेकर वो चूल्हे के अंदर उसको पटक देती है। थोड़ी देर के अंदर वो लड़का जलकर राख हो जाता है। तो ये जो योगी है मना कर देता है कि मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे घर के अंदर मैं कैसे खाना खाऊंगा जहां पर इतने कुकर्म किए जाते हैं। एक अबोध बालक को जरा सी उसकी गलती पर चूल्हे के अंदर जलाकर राख कर दिया गया, तो खाना खाने से मना कर देता है। लेकिन जो ब्राह्मणी का पति ब्राह्मण होता है वो जल्दी से घर के दूसरे कमरे के अंदर जाता है और वहां से कुछ औषधि और कुछ संजीवनी बूटी, कुछ मंत्र लेके आता है। उस मंत्र को लाकर उस मंत्र को पाठ करता है, उस मंत्र को बोलता है, तो लड़का वापस जी जाता है। तो जैसे ही योगी देखता है कि ये लड़का वापस जी गया है, तो वो सोचता है कि अगर मेरे को भी ये मंत्र मिल जाए, संजीवनी मंत्र मिल जाए, तो मैं वापस जाकर उस लड़की को वापस जिंदा कर सकता हूँ। तो जब वो रात को सब सोते हैं तो वो जो योगी बना हुआ लड़का वो मंत्र की पोथी लेकर वहां से चले जाता है और जाकर वापस उसी शमशान में जाता है जहां पर वो 2 लड़के थे। तो वो उन 2 लड़कों से बोलता है कि मेरे पास संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र की पोथी है, मैं उस लड़की को जिंदा कर सकता हूँ। तुम अपनी हड्डी और तुम अपनी राख लेके जाओ उस लड़की की, तो हम उसको जिंदा कर देंगे। तो जो पहला लड़का है जिसके पास हड्डियां थी वो हड्डियां लेके आता है, दूसरा लड़का जिसके पास राख की पोटली थी वो राख की पोटली लेके आता है और उन हड्डियों को जमाकर राख को उस पर डालकर, जो तीसरा लड़का जिसके पास संजीवनी वाली मंत्र था, उस संजीवनी मंत्र से, संजीवनी की पोथी से उस लड़की को जिंदा कर देता है। जिंदा होने के बाद तीनों लड़के वापस लड़ने लग जाते हैं कि ये तो मेरी है, ये मेरी, इस तरह से लड़ने लग जाते हैं। तो फिर बेताल इस मोड़ पे राजा विक्रम से बोलता है कि इस प्रश्न का उत्तर दो कि वो लड़की किसको मिलनी चाहिए। तो राजा विक्रम इसका उत्तर देते हैं कि जो लड़की है वो उसको मिलनी चाहिए
जिसने राख रखी हुई थी लड़की की। तो बेताल बोलता है क्यों? तो राजा विक्रम उत्तर देता है कि जिसने उसकी हड्डियां रखी हुई थी लड़की की, वो तो उसके पुत्र के समान हुआ, और जिसने उसको संजीवनी मंत्र से उसको जीवन दिया, नया जीवन दिया, वो उसके पिता यानी फादर के समान हुआ, पिता के समान हुआ। तो जो बचा दूसरा लड़का जिसने उसकी राख रखी हुई थी और उस राख को रमाया हुआ था अपने अंदर, वही उसका हकदार है। तो जैसे ही बेताल को इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है, वो स्माइल करता है और वापस उड़ के पेड़ पे चले जाता है। राजा विक्रम वापस उसके पीछे जाता है, वापस उसको उतारता है और वापस अपने कंधे पे डालता है, और फिर बेताल तीसरी कहानी सुनाना शुरू करता है।